निजी अस्पताल और क्लिनिक अब खरीद सकेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। 95% से अधिक वयस्कों को मिली कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से किया सीधा संवाद। कहा, सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर बने संरक्षक। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 10 फरवरी तक बढ़ाया। प्रदेश में मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की दी गई अनुमति। और इस वर्ष गेहूं की फसल स्वस्थ और मौसम की अनुकूलता के मद्देनजर देश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की जताई जा रही है उम्मीद। किसानों ने कहा, मौसम ठंडा होने और बारिश से गेहूं की फसल को हुआ लाभ। नमस्कार, मैं रूपम अहलावत। अब समाचार विस्तार से। निजी अस्पताल और क्लिनिक अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन खरीद सकेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अब कुछ शर्तों के साथ वयस्क आबादी में सामान्य नई दवा अनुमति के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग से कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए अनुमति को उन्नत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी 95% से अधिक वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक लगाने का कीर्तिमान हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत और जनभागीदारी से हम निरंतर इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। टाटा समूह को आधिकारिक तौर पर आज एयर इंडिया सौंप दी गई है। अब एयर इंडिया पर सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया है। आज एयर इंडिया के बोर्ड के सदस्य संबंधित पदों से इस्तीफा देंगे और टाटा समूह द्वारा बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके बाद टाटा की देश में 3 एयरलाइंस और विमानन क्षेत्र में कुल लगभग 27% बाजार हिस्सेदारी के नियंत्रण में होगी। अन्य एयरलाइंस विस्तारा में टाटा की 51% की हिस्सेदारी है और एयर एशिया में 84% की हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ग्राम संरक्षकों से कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारियों से संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गांव व वार्ड स्तर पर लोगों की समस्याओं के समाधान व गांव में व्यवस्थागत और ढांचागत विकास के उद्देश्य से ग्राम संरक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें प्रदेश सरकार के प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी ग्राम संरक्षक बनेंगे। उन्होंने कहा कि इससे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरल होगा और जो कमियां होंगी उसका त्वरित समाधान संभव होगा। लेकिन कम से कम 26 जनवरी 15 अगस्त ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमको एक राष्ट्रीय सोच के साथ हम आज लगभग 3 लाख ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जो अपने 2.25 करोड़ जनता का पूरा ध्यान रखते हैं। उनके लिए हम काम करते हैं। एक प्रकार से उनकी सेवा करना, यही हमारा फर्ज, यही हमारा दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर उसके संरक्षक बने। इसके लिए वे www.intra.hry.gov.in पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। यह कार्य ड्यूटी के समय छोड़कर अन्य समय में करना है। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी के रूप में सभी का दायित्व है कि वे समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझें और इसकी भलाई के लिए कार्य करें। जनता के लिए, जनता के हित में, जनता को संतुष्ट करने के लिए, जनता के हित में उसको खुश करने के लिए, ताकि उनका जीवन यापन सरल हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, तभी वो भी इसका एक अनुभव कर पाएंगे कि हम लोग अपनी सरकार के माध्यम से और स्वराज के नाते से आज़ाद हैं। आज़ादी का आभास, स्वतंत्रता का आभास ये तभी उनको हो पाएगा। तो आज के इस दिन इसलिए चुना है कि हमें अपने दायित्व को भी जरूर ध्यान करना है। एक तरफ हम सोचते हैं कि हमारी नौकरी है, हमको एक निश्चित हर महीने अपनी आय होती है और उस सैलरी को, उस वेतन को पा करके हम अपने लिए, परिवार के लिए या कुछ हो सकता है समाज के लिए भी करते।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। नए नियम 10 फरवरी 2022 की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। प्रदेश में मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने बाजार और मॉल के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस वर्ष देश में गेहूं उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रमुख अन्वेषक फसल सुरक्षा प्रभाव अधिकारी ने कहा कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इस बार करीब 112 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद जताई है। इस बार गेहूं की फसल स्वस्थ और मौसम की अनुकूलता भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि किसान फसल की निगरानी रखें और सावधानी बरतें तो इस बार गेहूं की फसल के रिकॉर्ड उत्पादन की भावना है। बार हम गैस किए हैं वहाँ तक भारत देश पहुँचेगा। तो अगर किसी किसान ने बारिश से पहले पानी दिया है और खेत में पानी भरा हुआ है तो उस पानी को निकालने की व्यवस्था करें। दूसरा, पानी के या ख़राब मौसम के कारण गेहूँ की फसल में जो पीलापन आया है उसको पीला रतवा के साथ कंफ्यूज ना करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा फसल के स्वास्थ्य को लेकर एक सर्वे किया गया है और दूसरा सर्वे करने की तैयारी भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह वैज्ञानिकों का दल दूसरे सर्वेक्षण के लिए रवाना होगा। जनवरी माह का अंत आ गया है तो येलो रस्ट अगर अभी आता भी है कहीं किसी खेत में तो वो मेरे को नहीं लगता कि नुकसानदायक हो। प्रोडक्शन का जो भारत सरकार का आंकड़ा आता है वो लगभग 4 बार आता है। उसके बाद फिर मई और जुलाई इस तरह से सर्वे फाइनल एस्टिमेट्स आते हैं। किसानों ने कहा कि इस बार मौसम ठंडा होने और बारिश से गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण पानी की बचत भी हुई है। बारिश होने से गेहूं की पैदावार बहुत बढ़िया हो रही है और इस पे बारिश का बहुत अच्छा असर है, जिसके कारण से गेहूं में ठंड का बहुत असर अच्छा रहा। गेहूं के लिए तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है और जी हमारी तो बल्कि पानी की भी बचत हो गई है सर। और लोग कहते हैं कि भाई हमारी उपज बहुत कम होती है बारिश की वजह से। नहीं सर, ये बात बिल्कुल सच है। आपकी बार तो भगवान ने किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कर दिया है। एक तो हमारी पानी की बचत हो गई है सर और ऊपर से जो हमने खाद डालना था हमारी उसकी भी बचत हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए हरियाणा से 5 लोगों का चयन किया गया है। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होने वालों में प्रदेश के टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल, यमुनानगर के सामाजिक कार्यकर्ता ओपी गांधी, करनाल स्थित NDRI के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मदान और कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर शामिल हैं। वहीं प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुए व्यक्तियों ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया। और आगे विशेष प्रोत्साहन मिला है, मुझे भी मिला है, मेरे साथियों को मिला कि जो हजारों लोगों के सहयोग से ये प्रयास से इतना बड़ा काम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हुआ है, उसको सरकार ने मान्यता दी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और उन हजारों जो हमारे सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई उनको। अच्छा लगा है ये अवार्ड मिलकर। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर मेरे लिए, बहुत एक सम्मान की बात है और मेरे विषय पर जो एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हुई है और इस अवार्ड मिलने से मुझे और इंस्पिरेशन मिली है आगे और अच्छा काम करने के लिए और मैं आभारी हूँ कि मेरे काम पर विश्वास जताया गया है देश ने, सरकार ने। आज का दिन है, एक मुबारक दिन है कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ देखता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ है वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ है और प्रोत्साहित किया जाता है एक साइंटिस्ट को। ये एक बड़ी शुभ ओकेजन है जो हमारे देश के लिए है। और उसके साथ साथ में आज के दिन मैं अपने आप को देखते हुए समझता हूँ कि ये एक व्यक्ति नहीं होता है जो किसी अवार्ड के लिए होता है। एटलीस्ट हमारे लिए ये अवार्ड एक कम्युनिटी के लिए है
वो सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी जो मेरे साथ रही है, जिन्होंने इसका योगदान दिया है कि हमें ये चीज़ जो हम समझते थे कि विश्व में नहीं हो सकता है, लेकिन हमने वो करके दिखाया था। सफाई कर्मचारियों की समस्या जानने फरीदाबाद पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने कहा कि आयोग सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन अवसर पर भी सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर उनका मान बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को ध्यान में रखकर काम कर रही है। ने सर्वोच्च पद की शुरुआत ही स्वच्छ भारत मिशन से करी और उनका जो एक सोच है इन कर्मचारी वर्ग के लिए, इस समाज के लिए उन्होंने अपने मन में बहुत ही संवेदनशीलता बना के रखी है। वो बहुत ही इनके ऊपर विचार करते हैं। और जैसे आप देखिए अभी जो लेटेस्ट था हमारे बनारस में कॉरिडोर का जो उद्घाटन था, उसमें भी सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठकर भोजन करना एक बहुत ही उच्च मानसिकता का परिचायक होता है ये चीज़। कुंभ के मेले में इलाहाबाद प्रयाग में उन्होंने जो उनके चरण कमलों को पखार कर और उनका जो इतना मान सम्मान बढ़ाया है, उससे बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। और ऐसा लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इन कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत ही संवेदनशील है। अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की शिकायतें उन्हें मिल रही थी, जिस पर उन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग में शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि बैठक होने पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निदान किया जाएगा। जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के साथ शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, कई तरीके से शोषण हो रहा है। तो हमने प्रयास किया अपने लेवल पे, पिछले जो आयुक्त थे आपके उनसे भी मैंने मीटिंग कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से नकारात्मक जवाब मिलते रहे। जी मैडम कोरोना है, मैडम बिजी है, तो मीटिंग नहीं हो पाई। फिर मुझे मजबूर होकर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी में कंप्लेंट करनी पड़ी और आज उसी सिलसिले में अंजना पवार जी को हम लेकर आए हैं। यहाँ पलवल जिले के किसान फूलों की खेती करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिले के किसान विभिन्न किस्मों के फूलों की खेती कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा जिले में 250 हेक्टेयर भूमि में फूलों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 225 हेक्टेयर भूमि में किसानों द्वारा फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा फूलों की खेती करने के लिए किसानों को 6,400 रुपये से लेकर 24,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जा रहा है। 20 से 30 किसान इस खेती को करते हैं और एक किसान प्रति एकड़ लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी कमाता है। जिस किसान के खेत पे आपने अभी निरीक्षण किया है, वो किसान लगभग प्रति वर्ष फ्लावर्स की खेती से 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त करता है। और जो पौधा आपने देखा केल का विभिन्न प्रकार के रंगों में, ये पौधा गमले में सजावट के लिए काम पे आता है और एक पौधा लगभग 25 से 35 रुपए के बीच में बिकता है। किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ करके फूलों की खेती करें और अपनी आमदनी को माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 2022 तक आमदनी दुगना करने का, उसको साकार करने के लिए प्रयास करें। गांव पातली खुर्द के किसान रणबीर सिंह ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जापान से बीज मंगाकर अपने खेतों पर लगाए गए नेट हाउस में फूलों की पौध तैयार करते हैं। किसान ने बताया कि जिले में तैयार फूलों की मांग देश के महानगरों में लगातार बढ़ रही है। फूल की तरफ तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक फूल की जो कमाई है, आदमी जब एक बार करके देख लेगा, दूसरी अन्य जो खेती है उन्हें छोड़ देगा। एक एकड़ कर लो, 50 एकड़ करने की ज़रूरत नहीं है फूल की जो खेती है। ये जो मैंने आप ये सारे फूल दिखाए हैं, ये सब जापान का सीड है। हमारे यहाँ इसका सीड नहीं बनता, तो इससे 20 से 30 रुपये तक एक आम वो मान लो कॉस्ट, और किला में 40 से 50 हज़ार पौधे लग जाते हैं। अगर ठीक मेंटेनेंस कर ले
किसान तो 40 के 40,000 पौधे मतलब बिक सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निजी अस्पताल और क्लिनिक अब खरीद सकेंगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी मंजूरी। 95% से अधिक वयस्कों को मिली कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक। मुख्यमंत्री ने ग्राम संरक्षकों से संवाद कार्यक्रम में प्रथम श्रेणी अधिकारियों से किया सीधा संवाद। कहा, सभी प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी एक गांव का चयन कर बने संरक्षक। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 10 फरवरी तक बढ़ाया। प्रदेश में मॉल और बाजार शाम 7 बजे तक खोलने की दी गई अनुमति। और इस वर्ष गेहूं की फसल स्वस्थ और मौसम की अनुकूलता के मद्देनजर देश में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की जताई जा रही है उम्मीद। किसानों ने कहा, मौसम ठंडा होने और बारिश से गेहूं की फसल को हुआ लाभ। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।